मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एनेस्थेटिक्स के बारे में, ठीक है। मतलब कि एनेस्थेसिया क्या होता है और जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है, ठीक है। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कौन सा ड्रग जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। उससे पहले हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो आपके ब्रेन स्पाइनल कोड होते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम। बेसिकली नर्वस सिस्टम का जो काम होता है वो होता है कि कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी, मतलब कि आपके क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और कम्युनिकेट करने का काम करता है, ठीक है। तो और ये हो गया था आपका क्या, नर्वस सिस्टम कि मतलब मेनली अगर आप इसको जानना चाहोगे लोकल लैंग्वेज में, या जैसे कि अगर आप कुछ भी करते हो, बेसिकली आप खाना खाते हो, रोते हो मतलब कि कुछ या आपका, या आप मूव करते हो, कोई भी काम करते हो, आपका बॉडी अगर कोई भी चीज कर रहा है वो सब किसके वजह से कर रहा है, नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम है वो आपको सिग्नल देता है आपके ब्रेन को। फिर आपका ब्रेन कोई भी, अब देखो, जब भी हम कोई चीज करने को जाते हैं सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, तब हम वो काम करने जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, जब तक आपको आपका ब्रेन सिग्नल नहीं देगा आप वो चीज करोगे। आपको लगेगा कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है, इसलिए आप वो काम कर रहे हो, चाहे आप हंसो चाहे आप रो, डजेंट मैटर। वो करवा कौन रहा है आपसे, आपका ब्रेन। यही था आपके नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अगर का दो टाइप्स होता है, एक आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस। तो आपका अगर बात करें हम नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व, ये दोनों आपके हो गए। जो ये पिंक वाला पार्ट है वो सारे आपके नर्वस सिस्टम में आ गए, और जितना भी ये येलो वाला पार्ट है वो सभी आपके पेरिफेरल सिस्टम कहलाएंगे, ठीक। तो ये रहा नर्वस सिस्टम। के बाद आपका था क्लासिफिकेशन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, आपका ब्रेन और क्रेनियल जो कि आपका क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और स्पाइनल कोड जो कि आपका वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। मेनली जो आपका सीएनएस है दो चीजों से बना है। पहला आपका हो गया ब्रेन, दूसरा आपका हो गया स्पाइनल कोड। ठीक, आपको पता चल गया। आपका जो मतलब ब्रेन क्या कहते हैं, सीएनएस है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना होता है। फिर कहता है कि आपका कि ब्रेन क्या होता है। तो ब्रेन आपका जो होता है वो आपके थॉट्स और मेमोरी, इमोशन, टच, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीथ, टेम्परेचर, हंगर, मतलब जो भी आपका प्रोसेस करता है बॉडी, सबको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कौन, आपका ब्रेन, ठीक है। ब्रेन जो होता है मेनली थ्री पार्ट होता है इसमें, एक आपका फोर ब्रेन, एक आपका मिड ब्रेन और एक आपका हिंड। ये तीन टाइप हो गए। ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर था, आपने देखा ही था। फिर आपकी बात रही स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड आपका जो है वो क्या करता है कि ये आपका नर्व सेल होता है और ग्रुप ऑफ नर्व्स होता है जो कि मैसेज को कैरी करता है ब्रेन से लेके आपके रेस्ट ऑफ योर बॉडी। मतलब ब्रेन से लेता है और पूरे आपके बॉडी तक में वो जो मैसेज डिलीवर करता है, कैरी करता है, वो काम किसका होता है, आपके स्पाइनल कोड का, ठीक है। ये आपका जो था स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर था, मैंने बताया भी था आपको कि जो C1 C3 होता है वो नेक मसल होते हैं आपके। के बाद C4 वाला डायाफ्राम होता है, C5 आपका डेलॉइड होता है या शोल्डर आप उसको कह सकते हो, C6 आपका रिस्ट होता है, और C7 आपका ट्राइसेप्स होता है। C7 8 फिंगर में आते हैं। उसके बाद T1 की बात करें तो T1 आपका हैंड हो गया। T2 और T12 की अगर हम बात करें तो वो आ गया आपका इंटरकोस्टल, जिसको हम ट्रंक भी कह सकते हैं। और T7 L1 जो है वो आपका एब्डोमिनल में आ जाएगा। T11 और L2 वो आपका इजैकुलेशन में होता है। फिर आपका L2 हो गया वो हिप्स में आपको पाए जाते हैं। और L3 की बात करें तो क्वाड्रिसेप में आपके पाए जाते हैं। L4 और L5 में हैमस्ट्रिंग और नी में आपके होते हैं। तो आपके L4 और S1 होते हैं वो आपके फुट में पाए जाते हैं। S2 आपका पेनिल एरेक्शन में, और S2 S3 आपका बोवेल एंड ब्लैडर, ये दोनों में आपके रहते हैं। ये था आपका स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर, ठीक है।
अगर हम बात करें पीएनएस की, तो पीएनएस का जो सिंपल काम होता है वो होता है, पीएनएस जो है इनको करता है, मतलब जितने भी नर्व्स होते हैं और गैंग्लिया होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के आउटसाइड पाए जाते हैं, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके पीएनएस। जैसे आपने स्ट्रक्चर में देखा जो भी कलर में आ रहा था वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड थे जो कि आपका सीएनएस का पार्ट था, बाकी जो भी आपके येलो में थे पूरा फैला हुआ बॉडी में वो आपका पीएनएस का पार्ट है। तो सिंपल सी यही बात है कि जो भी सीएनएस से बचा, मतलब सीएनएस के आउटसाइड पाया जाएगा वो आपके सारे पीएनएस हो। ये हो गए। अब आपका है कि जो आपके मतलब कि फंक्शन होते हैं पीएनएस का, वो जो होता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन लिंक पीएनएस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पीएनएस क्या करता है, आपके सीएनएस और जो आपका बॉडी होता है उनके बीच में एक लिंक बनाने का काम करता है। उसके बाद ये क्या करता है, आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, लेता है, कैरी मतलब कि लेके चलता है। उसके बाद कहता है कि लिम्फ एंड टिश्यू ट्रेन द एंड स्पाइनल कोड ऑल्सो ट्रांसमिट कमांड्स फ्रॉम द सीएनएस टू मसल एंड ग्रेन। इसका काम क्या है कि ये कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी ऑर्गन से ये लेता है सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसका लिम्ब से एंड टिश्यू से, फिर कहाँ जाता है टू कहाँ, इस ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में जाता है एंड ऑल्सो ट्रांसमिट। और क्या करता है, ये तो कर ही रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को ये इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर ये क्या कर रहा है कि ऑल्सो मोटर कमांड्स भी ट्रांसमिट कर रहा है, कहाँ से, सीएनएस से लेके मसल एंड ग्लैंड्स में, है। तो ये काम है आपका पीएनएस का। और पीएनएस जो था वो आपका एज ए रिले सिस्टम भी काम कर रहा था, वो आपने देखा ही था, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं देखते हैं। जनरल एनेस्थेसिया इज कंडीशन द पेशेंट डज नॉट एनी मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू लाई दैट वुड नॉर्मली कॉज पेन। कहता है जनरल एनेस्थेसिया होता है आपका वो एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट जो है आपके मतलब कोई मूवमेंट या कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करते हैं स्टिमुलाई को, ठीक है, दैट वुड नॉर्मली कॉज पेन, जिसके वजह से उनको कोई पेन नहीं होगा। अब देखो जब भी हम सर्जरी वगैरह करते हैं तो उसके लिए हम एनेस्थेसिया यूज करते हैं, क्यों, ताकि जो पेशेंट है वो पेन फील ना हो, ठीक है, पेन कॉज ना करे, उसके लिए हम जनरल एनेस्थेसिया देते हैं यूज। अब अगर कहता है कि इसका कहना है ऐसे पेशेंट मतलब कि जनरल एनेस्थेसिया जो है एक कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट जो होता है वो कोई भी मूवमेंट या कोई भी रिस्पॉन्स को नहीं करता है, उसकी वजह से आपको क्या होता है, मतलब कि कोई पेन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। फिर कहता है कि जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस अलाउइंग सर्जिकल प्रोसीजर टू बी कैरिड आउट विदाउट पेन और अवेयरनेस। कहता है कि जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं ड्रग, मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो एनेस्थेसिया में यूज होते हैं वो आपके क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये क्या होता है कि तो आपका सेंसेशन मतलब फीलिंग, आपको जो फील करते हैं वो आपका लॉस हो जाता है, आपको कोई पता नहीं चलता है, टच का पता नहीं चलता, या कुछ भी हो रहा है उस टाइम पे आपके बॉडी में आपको पता नहीं चल जाएगा आपका। और कॉन्शियसनेस मतलब कि आपको कुछ पता ही नहीं लगा कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, ये हो जाएगा जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स को यूज करने से, ठीक है। और ये जो अलाउ किया जाता है वो सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह में किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको, ताकि पेशेंट को जो है पेन वगैरह फेस ना करना, ये हाँ। फिर आपका है जनरल एनेस्थेटिक्स एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोग्रेसिव डिसेंडिंग डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहता है कि जो जनरल एनेस्थेटिक होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूसिंग अ प्रोग्रेसिव डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को वो डिप्रेस कर देता है, ठीक है। दिस डिप्रेशन बिगिंस द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कैन अफेक्ट बेसल गैंग्लिया एंड सेरेब्रम एंड फाइनली रीचेस द स्पाइनल कोड लीडिंग टू कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी। कहता है कि जो ये डिप्रेशन होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले ये क्या करता है, सेरेब्रल कोर्टेक्स को डिप्रेस करता है, अफेक्ट करता है, देन क्या करता है, गैंग्लिया को अफेक्ट करता है और सेरेब्रम को,
और फाइनली ये कहाँ चला जाता है, आपके स्पाइनल कोड में। जब ये स्पाइनल कोड में पहुंचेगा तो उसके वजह से क्या होगा आपका, तब आप कॉन्शियस नहीं रहोगे, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो जाएगा। प्लस में क्या होगा कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी आपकी लॉस हो जाएगी। तो आप कोई मूवमेंट या कोई चीज़ है। अब कहता है कि इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जनरल, क्या मतलब कि एक जनरल क्या का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होना चाहिए। तो इसमें कहता है कि लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन। कहता है कि कोई भी फीलिंग आप मतलब कि कोई भी चीज़ आप फील ना कर पाओ, मतलब सारे ही सेंसेशन आपके लॉस हो जाए, ठीक है। और स्पेशली पेन, मतलब आप पेन को फील ना कर पाओ, ये एक फीचर होना चाहिए। स्लीप और अनकॉन्शियसनेस अलोंग विद एमनेसिया, मतलब कि स्लीप और अनकॉन्शियसनेस मतलब कि आप सो रहे, मतलब कि वही होता है जब आप सोते हो तो आप अनकॉन्शियस रहते हैं, आपको पता नहीं होता है क्या हो रहा है नहीं। अलोंग विथ एमनेसिया मतलब कि लॉस ऑफ मेमोरी, आपका मेमोरी जो है वो भी लॉस हो जा सकता है, ठीक है। ये सारे फीचर कहता है कि इमोबिलिटी ऑफ द पेशेंट विथ मसल रिलैक्सेशन, मोबिलिटी हो जाएगा, से आप मूव वगैरह नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपका मसल जो है उस टाइम रिलैक्स करेगा, ठीक है। के बाद है स्टॉपिंग बॉडी एंड ऑर्गन रिफ्लेक्सेस सो देयर आर नो रिफ्लेक्स मूव सर्जरी। कहता है कि बॉडी और ऑर्गन को रिफ्लेक्स क्या कहते हैं नहीं होने का, जिससे क्या होगा कि अगर रिफ्लेक्स नहीं होगा या मूवमेंट नहीं होगा ड्यूरिंग सर्जरी, ये दिया जाता है कि ताकि आप जब अनकॉन्शियस रहोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो आपका बॉडी मूव नहीं करेगा सर्जरी के टाइम, तो आपका सर्जरी क्या होगा स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पेन तो फील नहीं हो रहा है, आप आराम से अपना सर्जरी करवा सकते हैं। फिर कहता है कि रिफ्लेक्स मूवमेंट इज एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। कहता है कि रिफ्लेक्स मूवमेंट है एक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी मूवमेंट, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये अपने आप होता है, ठीक है। दैट अकर्स इन, तो किसके रिस्पॉन्स में होता है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में होता है, और विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल के होता है, क्या। के बाद अगर हम बात करें, ये सारे तो आपके इम्पोर्टेंट फीचर्स हो गए हैं कि लॉस ऑफ गया, मतलब कि एमनेसिया हो गया, इमोबिलिटी हो गया, या फिर क्या कहते हैं बॉडी ऑर्गन को रिफ्लेक्स करने से या मूव करने से रोक दिया, ठीक है। ये सारे हो गए आपके इम्पोर्टेंट फीचर। अब कहता है कि इसका जो आपका है स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, मतलब कि कौन कौन से स्टेज हैं आपके जनरल एनेस्थेसिया। सबसे पहले स्टेज क्या था आपका कि स्टेज 1 जिसको हम कहते हैं एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया कहता है कि द पेशेंट रिमेन कॉन्शियस एंड रेशनल बट द परसेप्शन ऑफ पेन इज, क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो आपका कॉन्शियस है, मतलब उनको पता होता है कि क्या हो रहा है नहीं, पर क्या होता है कि उनको पेन जो है वो बहुत कम फील इस कंडीशन में, स्टेज 1 एनाल्जेसिया में। है आपका स्टेज 2 में हो कहते हैं हम एक्साइटमेंट। क्या होता है कि द पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस, द बॉडी में शो रिफ्लेक्स मूव एंड ब्रीथ बिकम्स इरेगुलर समटाइम्स विद ब्रीथ। है कि ये एक ऐसा कंडीशन पेशेंट क्या हो जाते हैं अनकॉन्शियस, तो उससे क्या होता है कि द बॉडी में शो रिफ्लेक्स मूवमेंट, बॉडी उनका रिफ्लेक्स मूवमेंट शो करेगा, ब्रीथिंग जो होगा उसका मतलब कि क्या हो जाएगा इरेगुलर हो जाएगा, मतलब प्रॉपर सांस वो नहीं ले पाएंगे। यह कभी कभी क्या होता है कि सांस को होल्ड भी कर लेते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड रखेंगे, ये कंडीशन होता है आपका एक्साइटमेंट। अगर हम स्टेज 3 की बात करें क्या आता है आपका सर्जिकल एनेस्थेसिया। सर्जिकल एनेस्थेसिया की अगर हम बात करें तो कहता है कि द पेशेंट इज फुल्ली अनकॉन्शियस, रेस्पिरेशन बिकम्स इरेगुलर, आई मूवमेंट डिक्रीज एंड दिस स्टेज इज आइडियल फॉर सर्जिकल। कहता है कि द पेशेंट जो आपके अनकॉन्शियस होते हैं, फुल्ली अनकॉन्शियस होते हैं, ये क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो आपका इरेगुलर होता है, ठीक है। अब रेगुलर हो जाता है और क्या होता है आई का जो मूवमेंट होता है, जो आप इधर उधर आईज को करते हो, वो मूवमेंट आपका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो वो स्टेज जो होता है वो सर्जरी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज होता है। आप इस स्टेज पे किसी पेशेंट का सर्जरी कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेज थे, पहले था स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। तो ये था आपका जनरल एनेस्थेसिया
और क्या कहते हैं जैसे एनाल्जेसिया, एक्साइटमेंट और सर्जिकल एनेस्थेसिया, ये हमने पढ़ा क्या कि एनेस्थेसिया क्या होता है, जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है और उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। जैसे जनरल एनेस्थेसिया आपका हो गया कि हम मतलब ऐसे पेशेंट को देते हैं तो मतलब कि जिनको सर्जरी वगैरह हो रहा हो ताकि उनको पेन फील नहीं हो। मेनली अगर सिंपल आप शब्दों में जानना चाहोगे एनेस्थेसिया क्या होता है, तो एनेस्थेसिया वही होता है कि हम किसी पेशेंट को पेन फील ना हो, इसके लिए हम एनेस्थेसिया डालते हैं, क्योंकि जब वो पेशेंट एनेस्थेसिया लेने से अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो उनको फील ही नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। के वजह से क्या होता है कि उनका जो सर्जरी वगैरह है वो इजीली हो जाता है। तो अब इसके लिए हम इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा काम है वो इजीली हो सके, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। कल हम डिस्कस कर लेंगे एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, कि जनरल एनेस्थेसिया का कौन कौन सा ड्रग्स जनरल एनेस्थेसिया में आते हैं। थैंक यू, इतना ही।